नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और इस वक़्त हम चर्चा कर रहे हैं रहमतुल्लाह के साथ एक बड़ी राजनीतिक खबर पर, जिसने पूरे राजस्थान में ना कि पॉलिटिकल लेवल पर बल्कि एक सामाजिक लेवल पर भी सोशल मीडिया पर एक बहस छेड़ दी है। नाम आ रहा है राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का, जिसको भागवत से पहले डिप्टी सीएम बोले जाते थे, अब डिप्टी सीएम हो गए। तो सचिन पायलट ने आज अपना नामांकन भरा। नामांकन भरने के बाद उस एफिडेविट में जो लिखा, उसको लेके सोशल मीडिया पे तरह-तरह की बातें और तरह-तरह की चीज़ें निकल के सामने आने लगी। निकल के क्या आई? सवाल ये उठा कि आखिर ये है क्या? खबर क्या है वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि सचिन पायलट ने आज अपना नामांकन भरा। उस नामांकन में उन्होंने जो जानकारी दी है, उस जानकारी में उन्होंने ये लिखा है एफिडेविट में कि उनका सारा पायलट यानी कि सचिन पायलट की जो पत्नी है, सारा अब्दुल्ला के साथ जो विवाह हुआ था, उन्होंने उसमें उनका ज़िक्र नहीं किया। रहमतुल्लाह इन तमाम चीज़ों पे सुबह से निगाह रखे हुए हैं। रहमतुल्लाह सुबह से पूरा इस चीज़ को कल से कवर कर रहे थे। कल हम लोग इस पे चर्चा भी कर रहे थे कि सचिन पायलट आज अपना नामांकन भरेंगे, लेकिन एफिडेविट में क्या लिखेंगे इसकी जानकारी अब आई है। रहमतुल्लाह क्या जानकारी आई जो सोशल मीडिया पे अभी फ़िलहाल इस तरह की घमासान हो रही? देखिए, सचिन पायलट का नाम एक बड़े नेता के रूप में है, दिग्गज नेता है और उनके फैन फॉलोइंग भी बहुत है। और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, देश भर के जो बड़े नेताओं में उनका नाम शामिल है। उनका नाम शुमार है, प्रसिद्ध है, उनकी प्रसिद्धि में कोई भी कमी नहीं है। सचिन पायलट का आज एक बहुत बड़ा जो है एक चुनावी नामांकन भरा गया है। चुनावी नामांकन के साथ जो शपथ पत्र लिखा जाता है, उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ। खुलासे के साथ उनकी पूरी जितनी फैन फॉलोइंग थी वो पूरी तरह से एकदम से चौंक गई। राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, जितनी दुनिया भर में उतनी जितनी फैन फॉलोइंग है, जितने उनके प्रशंसक है, चाहे उनके परिवार से जुड़े हुए प्रशंसक हो, चाहे राजनीतिक से जुड़े हुए प्रशंसक, सब में एक चौंकाने वाली खबर नई आज एक सामने आ गई है। चौंकाने खबर ये है कि सचिन पायलट का तलाक हो चुका है। तलाक कब हुआ है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन तलाक हो चुका है इसकी जानकारी है। तलाक की जानकारी जो है सचिन पायलट ने अपना जो नामांकन भरा और नामांकन में जो एफिडेविट लिखता है, जिसमें जो उम्मीदवार अपने जो नामांकन भरता है, तो नामांकन के साथ साथ वो जो सारी जानकारी भरी जाती है, जहां उनकी पत्नी का नाम भरा जाता है, वहां उन्होंने तलाकशुदा लिखा हुआ है। तो तलाकशुदा लिखते ही ये खबर जब से सामने आई तो पूरे राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में भी इसकी हलचल मच गई, चर्चाएं होने लग गई। और एक प्रकार से कहा जाए तो यानी कि सब फोन फैले एक चौंकाने वाली खबर हो गई। चौंकाने वाले खबर होने के साथ साथ उनके फैन फॉलोइंग है, उनकी चर्चाएं की बहुत सारी जो चर्चाएं हैं पूरे देश भर में छिड़ गई है। और सचिन पायलट में दरअसल सचिन पायलट कांग्रेस के दिग्गज नेता है और राजस्थान सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके साथ साथ अभी कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य में शामिल होने में बहुत बड़े दिग्गज नेता होते हैं, उनमें सचिन पायलट का नाम शामिल है। सचिन पायलट एक राष्ट्रीय नेता है। तो सचिन पायलट जब उनका अभी 2-4 दिन पहले जब उनका पहली लिस्ट में नाम आया, कांग्रेस के उम्मीदवार टोंक से विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने उनका नाम आया। आज उनका नामांकन भरने की तारीख थी। उन्होंने नामांकन भरा, टोंक गए। टोंक में प्रशासनिक अधिकारी जो आरओ होता है, रेवेन्यू रिटर्निंग अधिकारी, उनके सामने अपना नामांकन पेश किया। जब नामांकन पेश किया तो उसमें ये शब्द लिखा हुआ आया कि वो तलाकशुदा है। उनके जो बच्चों का नाम है आरान और विहान, आरान और विहान दोनों ही सचिन पायलट ने अपने बच्चों के रूप में उसमें अंकित किया है। लेकिन पत्नी का नाम सारा पायलट है, वो उनका नाम उन्होंने सारा पायलट की जगह डिवोर्स लिख दिया, यानी कि तलाकशुदा लिख दिया है। उनकी तलाक हो चुकी है। तलाक कब हुई है ये अभी तक जानकार नहीं हुई है। पहली बार सचिन पायलट की सार्वजनिक रूप से जो है ये खुलासा हुआ है, बिल्कुल ये रहमतुल्लाह, जानकारी। जैसे जी, मैं जैसे 2004 में दोनों ने बहुत साधारण तरीके से शादी की थी और उस साधारण तरीके से गिने-चुने लोगों को बुलाया था और उसके बाद में 2014 में भी इसको लेके चर्चा हुई थी कि दोनों में तलाक हो गया है, लेकिन उस वक़्त में अफ़वाह करार देके इस बात को ख़त्म कर दिया गया था कि नहीं अफ़वाह है, अभी तलाक नहीं हुआ है। लेकिन अब 2023 आ गया है
और 2023 में जो उन्होंने अपने एफिडेविट है उसमें उन्होंने इस चीज का जिक्र कर दिया है कि हाँ अब तलाक हो गया है दोनों के बीच में। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 2004 की शादी में जो दोनों की मुलाकात लंदन में हुई थी, 1990 के दौरान सारा पायलट को जो है लंदन भेजा गया था। उस दौरान एमबीए, मुझे याद आ रहा है कि एमबीए की पढ़ाई के दौरान उनको वहां भेजा गया था। कश्मीर में टेंशन थी। फारूक अब्दुल्ला ने जब सचिन बात हुई थी कश्मीर में, तो उसके बाद उन्होंने सारा को लंदन भेजा था, तो वहां पे उनकी मुलाकात हुई थी। तो इस छोटी सी लव स्टोरी में तो क्या राजनीतिक रोड़ा बना या फिर कुछ और मुद्दे बने? देखिए सचिन पायलट और सारा पायलट का जो विवाह वाली बातचीत है, तो उनकी 2004 में उनकी शादी हुई थी। और बताया जी। जाता है जब उनकी शादी हुई थी तो उनके जो सारा पायलट के परिवार वाले थे, उमर अब्दुल्ला उनके भाई उमर उन्होंने अब्दुल्ला इसका और बहिष्कार किया था। उन्होंने बहिष्कार किया था, वो शादी में शामिल नहीं हुए जी थे, जी ऐसा बता, उसमें जी सिर्फ जी जी पायलट का ही परिवार शामिल जी। था। उसके बाद में जब इन्होंने पिछली बार 2018 में जब नामांकन भरा था, 2018 में से उन्होंने टोंक से चुनाव लड़ा था, तब उन्होंने अपनी पत्नी का नाम सारा पायलट लिखा था। तो हम्म। यही माना जाए कि सारा पायलट का 2018 से पहले इनका विवाह विच्छेद नहीं हुआ था, यानी तलाक नहीं हुआ था। 2018 में उन्होंने जो नामांकन भरा था उसमें सारा पायलट का पत्नी के रूप में नाम ना इन्होंने लिखा था, पत्नी की जगह, यानी पत्नी थी सारा पायलट, उन्होंने जिसे जैसा कि उन्होंने एफिडेविट में लिखा। और उसके बाद उस 2018 को आज 5 साल होने आए, और 2023 के जब चुनाव आ रहे उसमें उन्होंने तलाकशुदा लिखा। तो हो अब इसमें जो सामने चीज आ रही है इसमें यही है कि इन 5 सालों के भीतर 2018 दिसंबर जब नामांकन भरना उसके बाद से अब तक इस समय के बीच में इनका तलाक हुआ, ये एफिडेविट के रूप में कहा, एफिडेविट के मुताबिक ये जो सामने चीजें आ रही है। और जब 2004 के बाद शादी हुई थी, उसके बाद जब 2009 में पहली बार सांसद बने थे सचिन पायलट, तब इनको जो राजनीति में कामयाबी मिली थी, तब उमर अब्दुल्ला ने ना इनकी जो शादी थी उनको एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, ऐसा बताया जा रही है, ऐसी खबरें आई थी सामने। जी रहमतुल्लाह, अब जैसे ये एफिडेविट में हम सामने दिखा रहे हैं, अब ये बात तो उनके व्यक्तिगत और परिवार की थी जो हम लोगों ने इस पे चर्चा की। मैं भी थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ उनकी संपत्ति की तरफ, क्योंकि जब कोई किसी का एफिडेविट दर्ज होता है तो ज्यादातर निगाह जो लोगों की जाती है वो यही जाती है कि आखिर कितनी संपत्ति बढ़ी, क्राइम रेशो क्या है इनका। तो अगर हम बात करें सचिन पायलट की, तो संपत्ति कितनी है अभी, कितनी प्रॉपर्टी इनकी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? देखिए उसकी इसमें कुछ अभी तरफ पता जाते लगा हैं। है? देखिए अभी जी। तक चीजें सामने नहीं आई है, क्योंकि खबर इस पर अब गौर करेंगे इस चीज को लेकर के ज्यादा, तो इस खबर को लेकर गौर नहीं किया, लेकिन कुछ देख लेते हैं, अपडेट देख लेते हैं इसकी, कि इनकी संपत्ति में क्या क्या इन्होंने ब्यौरा दिया है। तब तक अपन चर्चा जारी रखते हैं। जैसे कि हमारे संवाददाता ने हमें अपडेट दिया था सुबह, चूंकि आप अंदर थे तो ये एफिडेविट अभी चूंकि पूरी तरीके से हम लोग एनालिस कर रहे हैं, उस एनालिस में जो निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है कि 6 गुना कैश सचिन पायलट का बढ़ा है, कि यानी कि हम मान सकते हैं कि 10 गुना उनकी प्रॉपर्टी बढ़ी है इस चुनावी एफिडेविट के मुताबिक जो अभी फिलहाल दिया है। ये जो स्क्रीन पे हमारे व्यूवर जो एफिडेविट देख रहे हैं वो सचिन पायलट का एफिडेविट है, जिसको हम लगातार लूप में दिखा रहे हैं कि ये एफिडेविट, ये संपत्ति उनकी कि किसमें कितना उनका इंक्रीमेंट हुआ है, कितनी उनकी वो बढ़ी है, आय बढ़ी है। ये एफिडेविट आप लोग जो है अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये वो एफिडेविट है जो उन्होंने आज वहां दिया है। तो दूसरी ओर अगर मैं बात करूं रहमतुल्लाह, तो राजनीति वाली बात है। बहुत सारी जगह सोशल मीडिया में ये भी चल रहा है कि जब सचिन पायलट पर्चा दाखिल करने आए तो लाव लश्कर के साथ आए, जलवा दिखाया। देखिए पिछली बार जब उन्होंने 2018 का नामांकन भरा था तब भी लाव लश्कर था, और इस बार भी नामांकन भरा था तब लाव लश्कर था। 2018 के बाद एक में कुछ दर्शकों को चीज बताना चाह रहे हैं कि जब 2018 के चुनाव हुए थे, जब नामांकन भरा था, उन्होंने अपनी पत्नी का नाम सारा पायलट लिखा था, पत्नी का नाम बकायदा उसमें दर्ज किया था। उसके बाद में जब वो सरकार बनी थी कांग्रेस की, और जी मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत ने शपथ ली थी, और उप मुख्यमंत्री के तौर पर सचिन पायलट ने शपथ ली थी। और ये बकायदा मुझे याद है उस वक्त सचिन पायलट के जब उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम था, उस वक्त सारा पायलट मौजूद हुई, शामिल हुई थी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में, सारा पायलट शामिल हुई थी। और उनके भाई, सारा पायलट के भाई जो अमर अब्दुल्ला है, वो भी इसमें शामिल हुए थे, फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हुए थे, पूरा परिवार इनका यहाँ आया था।
तो यानी कि यही माना जाए कि तब तक इनका तलाक नहीं हुआ था। लेकिन जब 2018 का जो बता दें, लाव और लश्कर सचिन पायलट के साथ हमेशा रहता है, क्योंकि सचिन पायलट एक दिग्गज नेता है और गुर्जर समाज के एक प्रबल बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं। जैसे राजस्थान में अच्छे बड़े राष्ट्रीय जी नेता तो नहीं है, समाज के तौर पर नेता माने जाते हैं और गुर्जर नेता जी के तौर पर माने जाते हैं। बाकायदा उनकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर व्यूज कहें या फिर लाइक्स कहें, फॉलोवर कहें, सचिन पायलट के सबसे ज्यादा माने जाते हैं। जी अब इन 5 सालों में उनकी संपत्ति में जरूर इजाफा हुआ है। ये कुछ अपडेट आई है हमारे पास कि 2018 में चुनावी हल्फनामे में मुताबिक उनके सचिन पायलट के पास 6 करोड़ 43 लाख रुपए की संपत्ति थी जी जी 2018 में। वो जी जो अब बढ़ करके 7 करोड़ 39 लाख रुपए हो गई है। 2018 के जी मुकाबले काफी संपत्ति बढ़ी है। और चुनावी हल्फनामे में सचिन पायलट ने 1 करोड़ 50 लाख रुपए की चल और 2 करोड़ 21 लाख रुपए की अचल संपत्ति बताई है। और पत्नी जी सारा पायलट के नाम पर 1.21 करोड़ की अचल और 1.33 करोड़ रुपए का चल संपत्ति थी। वो अब एक बेटे के नाम है 13,68,000 रुपए, दूसरे बेटे के नाम है 2,49,000 रुपए की चल संपत्ति। इस तरह से सचिन पायलट के पास ये बताया जाए 2 करोड़ 99 लाख और 75,000 रुपए की कुल चल संपत्ति बताई गई थी। वो अब 3 करोड़ 43 लाख 64,000 रुपए की कुल अचल संपत्ति बताई गई थी। इस बार सचिन पायलट अपने नाम पर 5 करोड़ 71 लाख रुपए की चल और 1 करोड़ 25 लाख रुपए की अचल संपत्ति बताई गई है। तो वह एक बेटे के नाम और उनके नाम भी है, इनके 2 बेटे। वो जिस तरीके से उन्होंने एफिडेविट में लिखा है तो बेटे उनके साथ ही माने जाए कि उनके जी बेटे उनके साथ उन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा है। जो है जी अपन इंडिया न्यूज के माध्यम से वही चीजें बता रहे हैं जो जी मुख्य तौर पे जो जो एफिडेविट में एफिडेविट में बताया है जाता हमारे पास। है, कोड में वही जी बता रहे जी हैं। जी बाकी इस तरह जी बिल्कुल। तो एक एक सवाल और है मेरा रहमतुल्लाह आपसे कि सचिन पायलट पिछली बार भी जब टोंक से चुनाव लड़े थे तो उन्होंने किशनपोल विधान उनका जो नामांकन मतलब उनका जो क्या कहते हैं वोटर लिस्ट में नाम था वो किशनपोल में था और फिर बाद में वहां पे वो वोट नहीं डाल पाए थे। तो इस बार अभी कुछ है क्या कि इस बार उनका वोट कहाँ पे है या वो डाल पाएंगे नहीं डाल पाएंगे? देखिए, हमेशा जब विधानसभा का चुनाव होता है और ये विधायक के चुनाव होते हैं या चाहे सांसद के चुनाव हो, तो वोट तो कहीं भी कोई से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अभी भी वोट उनका किसान पोल में ही है। पिछली बार हालांकि स्थानीय जो अलग वहां से ट्रांसफर करवाने के लिए बात चली थी, लेकिन ट्रांसफर नहीं करवाए थे। इस बार भी वही है, किशन पोल में ही है। पिछली बार भी इन्होंने किशन पोल में ही अपना वोट दिया था। वो कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी के रूप में उनका समर्थन के रूप में उन्होंने दिया था। इस बार भी उन्हीं को देंगे। बकायदा सीधी सी बात है कि किस तरीके से वो रहमतुल्लाह मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। नामांकन के बाद सचिन पायलट ने क्या कहा मीडिया से बात करते हुए, मैं अपने दर्शकों को वो बाइट सुनाना चाहता हूँ, अपने व्यूवर्स को वो बाइट सुनाना चाहता हूँ। चुनाव है जो माहौल है कांग्रेस के पक्ष में है, ना सिर्फ मेरे क्षेत्र में लेकिन प्रदेश भर में। बीजेपी के कार्यप्रणाली लोग देख चुके हैं, केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस देख चुके हैं, भाजपा राजस्थान में विपक्ष में क्या किया क्या नहीं किया वो भी देख चुके हैं। जो बिखराव है और जो एक सत्ता में आने की जो वो ललायत है वो जनता देख रही है। तो मुझे लगता है कि अच्छे बहुमत के साथ सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी राजस्थान। पायलट साहब, चूंकि ईडी का भी प्रवेश हो चुका है, चुनाव के दौरान काफी कार्रवाई हो रही है। बीजेपी कह रही है कि यदि भ्रष्टाचार नहीं है तो डरने की बात नहीं है, लेकिन आपके नेता कह रहे हैं कि ये सब कार्रवाई जो है चुनाव के मतदान से ठीक पहले क्यों आ गई है? 5 साल से किसी ने कोई कार्रवाई करी नहीं और इन एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा है और जानता है। बहरहाल वो केंद्र सरकार में है, वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है पब्लिक इस बात को जान रही है कि जो चुनाव की हार की डर की वजह से इस प्रकार एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। पब्लिक कांग्रेस पार्टी के साथ। पायलट साहब, एक दूसरा सवाल बड़ा ये था कि बीजेपी ने अब तक टोंक में, सरदारपुरा में और जो प्रमुख जगह है जहाँ पर बड़े कैंडिडेट उतरे कांग्रेस के, वहाँ पर अब तक प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाए। कारण क्या लगता है आपको? ये तो सवाल आप उनसे पूछिए। मैं तो अपना नामांकन मैंने भर दिया। अब जो भी उम्मीदवार होंगे हम उनसे सामने चुनाव लड़ेंगे और जनता जनार्दन है, जो निर्णय जनता करेगी वो स्वीकार होगा। विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने कोई फेस डिक्लेयर नहीं किया, हालांकि कांग्रेस ने भी नहीं किया। किस तरह देखते हैं आप इसमें? इसमें देखने की बात क्या हो, तो उनका निर्णय बीजेपी का। हमारी पार्टी ने कभी ऐसा हमारे कभी ऐसा ट्रेडिशन भी नहीं रही है।
हर स्टेट में हम मिलकर चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, और जीतने के बाद विधायक सब बैठते हैं, जीते हुए विधायक बहुमत के साथ, फिर नेतृत्व दिल्ली का तय करता है कि किसको आगे करना है। पायलट साहब, अभी आपने कहा कि बीजेपी में काफी फूट है, अलग अलग धड़े बने हुए हैं, लेकिन सियासी चर्चों में ये भी चलता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो है उनके बीच में मतभेद खत्म हो गया, लेकिन मनभेद अभी भी है। ये पता नहीं आप कैसे कह सकते हो, आपने किसके मन में झांक के देख लिया। हम तो मिलकर काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा सामूहिक ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे पार्टी को दोबारा बहुमत में लेकर आए। जो हमारी पिछली बार हार हुई थी, जो हम 21 पे रह गए थे, कभी 50 पे रह जाते हैं, उस पर पार्टी को तोड़ने के लिए मिलकर हम लोग काम करेंगे, तभी संभव होगा ना। और ये जो है भारतीय जनता पार्टी के साथी जो बोलते हैं, तो उनको तो ये बोलना चाहिए हमारा 5 साल के लिए राजस्थान के लिए विजन है। वो तो सिर्फ धार्मिक मुद्दे, जज्बाती मुद्दों को लेकर सामने आते हैं। परफॉर्मेंस और युवाओं के लिए, किसानों के लिए जो उन्होंने काम किया होता, तो उसके आधार पर चुनाव लड़ते, तो मैं उस बात को मानता हूं। एक लास्ट सवाल है मेरा पायलट साहब, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव की यदि बात की जाए, आप पीसीसी चीफ थे, उस दौरान अधिकतर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी के जितने भी गुजर कैंडिडेट थे उनमें से एक भी नहीं जीत पाया। वापस से चुनाव 5 साल बाद हो रहा है। आपको जानकारी है कि प्रदेश में हर समाज के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं, बिरादरी के 8 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ किसी एक कास्ट, एक धर्म, एक जाति समुदाय की बात करना मैं समझता हूं गलत है। पार्टी की विचारधारा होती है और 2 संगठन है, और जनता को तय करना है कौन सा संगठन बेहतर है। पिछली बार हमने मेहनत कर पार्टी को इस लायक बनाया कि सरकार हम लोग बनाने में कामयाब हुए। दोबारा हमारी वो कोशिश है। तो बीजेपी के तो आरोप लगाते रहेंगे, तो आप वो भाषा क्यों बोल रहे हो? आपको तो बोलना चाहिए कि 3 तारीख को परिणाम क्या आएगा, और मैं दावे से कह रहा हूँ कि परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएगा। लेकिन तो आपने सुना रहमतुल्लाह, सचिन पायलट ने 2 चीजों पे बहुत खूबसूरती से बताया चुके हैं भाजपा कि 2 बातें उन्होंने बहुत क्लियर बता दी। एक तो चुनावी किसके नाम पे लड़ेगी कांग्रेस, जो कि बीजेपी ने भी चेहरा नियुक्त नहीं किया है और कांग्रेस ने भी नहीं किया है, उसका भी उन्होंने खुलासा कर दिया। बाकी उनका कहना है कि जनता जनार्दन है, जो फैसला होगा वो उसको देखेंगे, ये उनका दावा रहा। तो आपको क्या लग रहा है कि राजस्थान में चुनावी चेहरा किसकी तरफ जाएगा? देखिए, राजस्थान में चुनावी चेहरा हर बार कांग्रेस कभी भी चेहरा फेस नहीं करती है, यानी घोषित नहीं करती है कभी भी चेहरा। कांग्रेस की परंपरा रही है कभी भी चेहरे के नाम का ऐलान नहीं करती, एक बात। दूसरी बात ये बता दी जाए कि पिछली बार जो चुनाव था 2018 का, वो सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, और राजस्थान सरकार थी नहीं, तो मुख्यमंत्री तो था ही नहीं, सीधी सी बात है। तो उसका नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष के रूप में माना जाता है। ये पार्टी का परंपरा होती है, और हमेशा जो प्रदेश अध्यक्ष होता है उसके नेतृत्व में चुनाव होता है। दूसरी बात की जाए तो इस बार 2023 में जो चुनाव है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। तो जहां मुख्यमंत्री नहीं होता है तब तो बात ठीक लगती है, लेकिन जहां मुख्यमंत्री होता है तो ऐसा नहीं होता है कि चुनाव का कांग्रेस का जो है फेस है वो नहीं है, मुख्यमंत्री के रूप में उनका कोई चेहरा नहीं है। सीधी सी तौर पर पार्टियों में ऐसा ही होता है कि जब मुख्यमंत्री उस पार्टी का हो तो नेक्स्ट चुनाव में उसका फेस होता है वो मुख्यमंत्री माना जाता है। लेकिन कांग्रेस ने कोई चेहरा घोषित नहीं करती है। अब जब चुनाव होंगे उसके बाद आलाकमान तय करेगी कि किसका नाम आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार की योजना है, उसी के आधार पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। उस योजना ही कांग्रेस को जो आगे बढ़ाने में सफल हो सकती है कि किस तरीके से कांग्रेस, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो। उसको लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार बयान भी देते आए, और अशोक गहलोत समर्थित बात करें या कांग्रेस के नेताओं की बात करें, 4थी बार अशोक गहलोत बनेंगे मुख्यमंत्री, इस तरह के नारे भी लेके थे। तो सीधी सी बात है, माना जाए कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है या सचिन पायलट को बनाया जा सकता है, इस पर अभी भी संशय है। लेकिन ये सिर्फ लोगों का कयास है। उधर बात की जाए कि समर्थकों का कयास होता है कि हमारा नेता एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रिपीट हो, लेकिन ये सिर्फ फिलहाल कयास है। लेकिन कांग्रेस में अभी तक किसी भी प्रकार का जो है आधिकारिक रूप से जो चेहरा घोषित नहीं किया है। कांग्रेस नेताओं की से बातचीत होती है हमारे लगातार, तो वो सीधा अशोक गहलोत का नाम अनऑफिशियल लेते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रहमतुल्लाह। जाते जाते मैं अपने तमाम व्यूवर्स को एक बार फिर से बता दूं कि सचिन पायलट ने आज टोंक विधानसभा के लिए अपना नामांकन भर दिया है। उस नामांकन में उन्होंने जो जानकारी दी, जो एफिडेविट दिया, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने अपने आप को तलाकशुदा लिखा है। उसमें वहां सारा अब्दुल्ला का नाम नहीं है।
पिछली बार के एफिडेविट में ये नाम दर्ज था। बच्चों में उन्होंने अपने दोनों बच्चों का नाम लिखा है, लेकिन बाकी की चीजें उन्होंने ब्लैंक छोड़ी हैं। अभी फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, देखिए इंडिया न्यूज पर तमाम डिजिटल की प्लेटफॉर्म पर बड़ी खबरें, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं जाते जाते सचिन पायलट की वो बाइट दोबारा से आप सब लोगों के लिए सुना देना चाहता हूँ, जो उन्होंने चुनाव में एफिडेविट भरने के बाद कही थी। रहमतुल्लाह, आप हमारे साथ जुड़े, अपडेट दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हो रहा है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा है और जानता है। बहरहाल वो केंद्र सरकार में है, वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है पब्लिक इस बात को जान रही है कि जो चुनाव की हार की डर की वजह से इस प्रकार एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, पब्लिक कांग्रेस पार्टी के साथ है। पायलट साहब, एक दूसरा सवाल बड़ा ये था कि बीजेपी ने अब तक टोंक में, सरदारपुरा में और जो प्रमुख जगह है जहाँ पर बड़े कैंडिडेट उतरे कांग्रेस के, वहाँ पर अब तक प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाए। कारण क्या लगता है आपको? ये तो सवाल आप उनसे पूछिए, मैं तो अपना नामांकन मैंने भर दिया। अब जो भी उम्मीदवार होंगे हम उनसे सामने चुनाव लड़ेंगे, और जनता जनार्दन है, जो निर्णय जनता करेगी वो स्वीकार होगा। विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने कोई फेस डिक्लेयर नहीं किया, हालांकि कांग्रेस ने भी नहीं किया। किस तरह देखते हैं आप इसको? इसमें देखने की बात क्या हो, तो उनका निर्णय बीजेपी का। हमारी पार्टी ने कभी ऐसा ट्रेडिशन भी नहीं रही है। हर स्टेट में हम मिलकर चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, और जीतने के बाद विधायक सब बैठते हैं, जीते हुए विधायक बहुमत के साथ, फिर नेतृत्व दिल्ली का तय करता है कि किसको आगे करना है। पायलट साहब, अभी आपने कहा कि बीजेपी में काफी फूट है, अलग अलग धड़े बने हुए हैं, लेकिन सियासी चर्चों में ये भी चलता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो है, उनके बीच में मतभेद खत्म हो गया, लेकिन मनभेद अभी भी है। ये पता नहीं आप कैसे कह सकते हो, आपने किसके मन में झांक के देख लिया। हम तो मिलकर काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा सामूहिक ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे पार्टी को दोबारा बहुमत में लेकर आए। जो हमारी पिछली बार हार हुई थी, जो हम 21 पे रह गए थे, कभी 50 पे रह जाते हैं, उस पार्टी को तोड़ने के लिए मिलकर हम लोग काम करेंगे, तभी संभव होगा ना। और ये जो है भारतीय जनता पार्टी के साथी जो बोलते हैं, तो उनको तो ये बोलना चाहिए हमारा 5 साल के लिए राजस्थान के लिए विजन है। वो तो सिर्फ धार्मिक मुद्दे, जज्बाती मुद्दों को लेकर सामने आते हैं। परफॉर्मेंस और युवाओं के लिए, किसानों के लिए जो उन्होंने काम किया होता, तो उसके आधार पर चुनाव लड़ते, तो मैं उस बात को मानता हूं। एक लास्ट सवाल है मेरा पायलट साहब, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव की यदि बात की जाए, आप पीसीसी चीफ थे, उस दौरान अधिकतर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी के जितने भी गुजर कैंडिडेट थे, उनमें से एक भी नहीं जीत पाया। वापस से चुनाव 5 साल बाद हो रहा है। आपको जानकारी है कि प्रदेश में हर समाज के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं, बिरादरी के 8 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ किसी एक कास्ट, एक धर्म, एक जाति समुदाय की बात करना मैं समझता हूं गलत है। पार्टी की विचारधारा होती है और 2 संगठन है, और जनता को तय करना है कौन सा संगठन बेहतर है। पिछली बार हमने मेहनत कर पार्टी को इस लायक बनाया कि सरकार हम लोग बनाने में कामयाब हुए। दोबारा हमारी वो कोशिश है। तो बीजेपी के तो आरोप लगाते रहेंगे, तो आप वो भाषा क्यों बोल रहे हो? आपको तो बोलना चाहिए कि 3 तारीख को परिणाम क्या आएगा, और मैं दावे से कह रहा हूँ कि परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएगा।